नमस्कार। आज हम क्लास 10 के अध्याय 2 की बात कर रहे हैं, जिसका पाठ का नाम है कि राष्ट्रीय आय और राज्य की आय। राज्य एवं राष्ट्र की आय भी कह सकते हैं इसको, राज्य एवं राष्ट्र की आय। इसके पिछले हमने ये पढ़ा था कि अर्थव्यवस्था क्या होती है, अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार होते हैं तथा अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र होते हैं। उसमें हमने देखा था कि आर्थिक क्रिया, एक टर्म आया था कि आर्थिक क्रिया जनरली उन कामों को हम कहते हैं जिनसे हमें आय की प्राप्ति करते हैं। ठीक है, हम देखते हैं अपने आसपास जितने भी लोग होते हैं किसी न किसी काम में भी लगे रहते हैं। और क्या कारण होता है, तो एक ही कारण होता है कि वे किसी तरह कुछ पैसे कमा ले और अपने परिवार को या फिर अपने आप को बेहतर से बेहतर अपनी स्थिति को समाज में स्थापित कर ले। आज का जो मेन मुख्य टॉपिक है उसमें देखे थे कि प्राथमिक क्षेत्र था, द्वितीयक क्षेत्र था और तृतीयक क्षेत्र था। प्राथमिक क्षेत्र में हम देखे थे कि जो खेती बाड़ी करते हैं, जो किसान होते हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज से अपना काम करते हैं, प्राकृतिक जो वस्तुएं होती हैं उससे अगर वे आय की प्राप्ति करते हैं खेती बाड़ी करके या फिर जंगल से वस्तुओं को प्राप्त करके या फिर मुर्गी पालन करके, पशुपालन करके, तो वे सारे के सारे वे प्राथमिक क्षेत्र में आ जाते थे। उसके बाद हमने उसमें ये भी देखा था कि औद्योगिक क्षेत्र में हमने ये देखा था कि अगर कोई व्यक्ति उद्योग लगाया हुआ है और उससे उस उद्योग से अगर उसे कुछ प्राप्त होता है तो वो उसका औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत उस व्यक्ति को हम रखते हैं। समाज में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कि न तो खेती बाड़ी ही करते हैं, न ही उद्योग करते हैं, लेकिन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण काम को करते हैं। वो होता है सेवा करने का काम। अब आप पूछिएगा कि सेवा क्या होता है, तो सेवा में हम जनरली किसी वस्तु को नहीं देते हैं, लेकिन दो चीज़ों के बीच की कड़ी को हम जोड़ देते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा होटल है, ठीक। होटल, अगर आप मेरे होटल में खाने आते हैं, हमने आपको सर्विस दिया, ठीक, आपने उसके बदले में कुछ पैसा दिया, कुछ जैसे बैंकिंग होता है, ये सर्विस सेक्टर है। बहुत सारे लोग समाज के ऐसे भी लोग हैं जो कि न तो खेती बाड़ी करते हैं, ना उद्योग लगाए हैं, लेकिन बैंकिंग में काम कर रहे हैं, उनसे भी उन्हें आय की प्राप्ति हो जाती है। वो आपके पैसों को संरक्षित रखते हैं, सेवा देने का काम करते हैं और उसके बदले में आपसे कुछ पैसे लेते हैं। तो सबसे ज्यादा अब इनका रोल जो है सर्विस सेक्टर का है, यानी तृतीय क्षेत्र का है, टेरिशियरी सेक्टर का है। आज हम देखेंगे कि राज्य एवं राष्ट्र की आय। सबसे पहले आय क्या होता है, तो आय मतलब कमीनी, ठीक। कमीनी हम कमीनी वस्तु के रूप में भी कर सकते हैं और मुद्रा के रूप में भी कर सकते हैं। जो हमारी आय होगी वह वस्तु के रूप में भी हो सकती है या फिर मुद्रा के रूप में भी हो सकती है। कैसे? जैसे मान लीजिए अगर हम किसी बैंक में काम करते हैं और बैंक वाले अगर हमें महीने के अंत में 35,000 रुपया देते हैं, तो वो हमारी जो आय होगा वो मुद्रा के रूप में होगा। ठीक उसी प्रकार अगर कोई मजदूर है जो किसी खेत में काम करने जाता है और उसे उस खेत में काम करने के बदले 20 केजी गेहूं मिलता है अथवा 15 केजी धान मिलता है, तो वह उसकी आय वस्तु के रूप में हो गई। क्या? वह उसकी आय वस्तु के रूप में हो गई। तो ये आवश्यक नहीं कि हमें सारी की आय वस्तु के रूप में ही मिले या फिर मुद्रा के रूप में ही मिले, लेकिन जो आय का जो हम आकलन करते हैं या फिर मापते हैं वो हम मुद्रा के रूप में ही मापते हैं। अब हम देखते हैं, ये तो हमने देखा कि आय वस्तु के रूप में भी हो सकती है और आय मुद्रा के रूप में भी हो सकती है। अब आय के स्रोत क्या हो सकते हैं, हम आय की प्राप्ति कैसे कैसे कर सकते हैं। ये जितना कमाने धमाने का जो काम होता है, ये सारा का सारा काम इस पापी पेट के लिए करते हैं। तो आय के स्रोत क्या हो सकते हैं, हमें पैसा कैसे आएगा, इसके लिए हमें किसी न किसी काम को करने की जरूरत होगी। चाहे हम खेती बाड़ी करें, चाहे उद्योग धंधा लगा दे या फिर हम किसी को सर्विस देना शुरू कर दें। 3 काम के अतिरिक्त कोई ऐसा काम नहीं है जिससे हमें आय की प्राप्ति हो सकता है, कुछ अपवाद वस्तुओं को छोड़कर, अपवाद कार्यों को छोड़कर। ठीक, आय के स्रोत में एक हो सकता है कि हम मानसिक कार्य करके हमें आय की प्राप्ति हो जाए। दूसरा ये हो सकता है कि हम शारीरिक कार्य करके हमें आय की प्राप्ति हो जाए। अब ये सवाल उठता है कि ये मानसिक कार्य क्या होते हैं और ये शारीरिक कार्य क्या होते हैं। जिस काम को करने में शरीर के बल का यूज करते हैं,
जिस काम को करने में मुख्य रूप से शरीर के बल का उपयोग किया जाता है वो हमारा शारीरिक कार्य कहलाता है। जैसे अगर ईंट ढोना है तो उसमें एक लेबर को उसके शारीरिक बल से मतलब रहता है कि वह कितना ईंट ढोने में सक्षम है। वहीं अगर उसी लेबर को अगर हम बैंक में बैठा दें तो उस काम को नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास दिमाग तो है लेकिन दिमाग में वो स्किल नहीं है, वो कौशल नहीं है, वो ज्ञान नहीं है जिस प्रकार की उसे वो काम करना है। वो शारीरिक काम को कर सकता है, एक मजदूर जो है शारीरिक काम को बहुत बेहतरीन ढंग से कर सकता है लेकिन मानसिक काम को नहीं कर सकता है। मानसिक काम को करने के लिए शिक्षा की जरूरत होती है, उस काम को करने के लिए खास प्रकार के प्रशिक्षण की जरूरत होती है, कौशल की जरूरत होती है। तो हमने देखा कि ये आय क्या होता है, आय के स्रोत कैसे कैसे हो सकते हैं, आय किस किस रूप में प्राप्त हो सकता है। अब हम देखते हैं कि राज्य एवं राष्ट्र की आय। सबसे पहले हम देखते हैं अपनी आय। ठीक, हमारी आय क्या हो सकता है, तो एक वर्ष में अगर हमें जितनी आय की प्राप्ति हो सकती है उससे हम अपनी आय समझ सकते हैं। व्यक्तिगत आय की बात करें तो व्यक्तिगत आय की बात करें तो किसी व्यक्ति द्वारा एक वर्ष में अर्जित आय को हम उस व्यक्ति की व्यक्तिगत आय कहते हैं। अगर इसका 200 रुपये पर मंथ महीना मिलता है किसी काम को करके तो इसका जो व्यक्तिगत आय होगा वो 2400 रुपया होगा। ठीक, उसी प्रकार हम अगर हम घर की आय की बात करें तो एक घर में रहने वाले कुल लोगों की संख्या द्वारा एक निश्चित समय अंतराल में जितने आय अर्जित किए जाते हैं वो उस घर की आय कहलाता है। मान लीजिए आपके घर में 3 व्यक्ति रहते हैं और सब व्यक्ति 10-10 हज़ार रुपया कमाते हैं। 10-10 हज़ार रुपया प्रत्येक व्यक्ति कमाते हैं तो जो आपके घर की आय होगी वह टोटल यानी कुल आय होगी वह 30,000 रुपया होगी। ठीक, हमने देखा कि व्यक्तिगत आय क्या होती है, घर की आय क्या होती है। अगर मान लें अगर हम आपसे पूछे कि गांव की आय क्या होती है तो एक गांव में रहने वाले लोगों द्वारा कुल कमाई गई कमीनी ही गांव की आय होगी। ठीक उसी प्रकार अगर हम आपसे पूछ ले कि बताइए राज्य की आय क्या होती है तो राज्य की आय एक राज्य में रहने वाले कुल लोगों के द्वारा जो अर्जित किया जाता है, जो कुछ कमाया जाता है वह उस राज्य की कुल आय कहलाता है। ठीक उसी प्रकार अगर हम पूछ ले कि राष्ट्रीय आय क्या होता है या फिर राष्ट्र या देश की आय क्या होती है, जो राष्ट्र और जो देश है वे एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं, एक दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं, इसलिए घबराने की थोड़ा सा भी जरूरत नहीं है। राष्ट्र कहने का मतलब देश से है। ठीक, वहीं अगर आपसे हम पूछ ले कि राष्ट्रीय आय क्या होती है तो राष्ट्रीय आय को अब बहुत ही आसानी तरीके से बता सकते हैं, इसमें रटने की कोई जरूरत ही नहीं है। एक राष्ट्र या देश में मान लीजिए ये हमारा इंडिया है और इसमें लगभग 125 करोड़ देशवासी रहते हैं। तो एक राष्ट्र में रहने वाले कुल लोगों के द्वारा जो आय अर्जित किया जाता है, एक राष्ट्र में या फिर देश में कुल लोगों द्वारा जो आय कमाया जाता है या अर्जित किया जाता है वह उस देश का राष्ट्रीय आय कहलाता है। ठीक है, अगर मान लीजिए राष्ट्रीय आय 5 लाख रुपया है, 5 लाख रुपया है, अगर इसमें 50,000 लोग रहते हैं, और इस आधार पर हम प्रति व्यक्ति आय पूछ ले, तो प्रति व्यक्ति आय बराबर हो जाएगा राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या। राष्ट्र की कुल जनसंख्या या कुल जनसंख्या, राष्ट्रीय आय कितना है तो 5 लाख है
और लोगों की संख्या कितना है, तो 50,000 है। 3 जीरो से 3 जीरो खत्म हुआ, ये से ये और ये 10, यानी प्रति व्यक्ति आय इस देश की अगर हम कहें 10 रुपये प्रति व्यक्ति आय है। अभी हमारे देश में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। हमारे सभी राज्यों में जिस राज्य की सबसे अधिक आय है वह गोवा है। प्रति व्यक्ति की अगर आय की बात करें, कि अगर हमारे देश के राज्यों की बात करें तो जिस राज्य की सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय है वो गोवा है, जिसकी आय दिल्ली की आय 50,565 रुपया। दिल्ली यहाँ राज्य नहीं है, यह केंद्र शासित प्रदेश में आता है। चंडीगढ़, जो कि यह भी एक केंद्र शासित प्रदेश है, सारे केंद्र शासित प्रदेश में चंडीगढ़ की जो प्रति व्यक्ति आय है वह सबसे अधिक है। जो प्रति व्यक्ति आय है 70,361 रुपया है। क्या 70,361 रुपया है। यह रिपोर्ट जो है 2006 और 7 का है। जो भारत की आय है 2008-9 के रिपोर्ट के अनुसार जो भारत की प्रति व्यक्ति आय है, जो भारत की प्रति व्यक्ति आय है 25,494 की जो प्रति व्यक्ति आय यहाँ पर जो निकाला गया है, भारत की प्रति व्यक्ति का आय जो यहाँ पर निकाला गया है, इसी पर आधारित है कि हम क्या किए होंगे कि भारत की लोगों द्वारा कमाई गई कुल राशि यानी कुल रुपया और बाटा भारत में रहने वाले लोगों की संख्या से हम डिवाइड कर दिए होंगे, तो हमारा 25,494 रुपया आ गया होगा। उसी प्रकार बिहार राज्य की बात करें, चूंकि हम बिहार राज्य में रहते हैं तो आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा, तो इन सारे के बारे में तो जान लिए, अब बिहार के बारे में भी बता दिया जाए तो ठीक है। बिहार राज्य टॉप किया है, सेकेंड टॉपर है, लेकिन ऊपर से नहीं, नीचे से। क्या नीचे से, और इसकी प्रति व्यक्ति आय मात्र 6,660 रुपया है। 6,660 रुपया है। तो सर उस टॉपर का बता दीजिए ना, जो फर्स्ट टॉपर है लेकिन नीचे से है, तो उड़ीसा है। क्या वह उड़ीसा है। उड़ीसा एक ऐसा राज्य है, उड़ीसा एक ऐसा राज्य है जो कि प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति आय नहीं कह सकते हैं, जो कि गरीब राज्यों में प्रथम स्थान रखता है। वहीं बिहार जो सेकेंड टॉपर है गरीब राज्यों में, और बिहार की प्रति व्यक्ति आय है वो सबसे कम है 6,660 रुपया। कारण भी है, ये है कि बिहार में कुल व्यक्ति प्रति व्यक्ति जो आय है, प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, क्योंकि यहाँ पर 41.4% लोग बीपीएल में आते हैं। हम पिछले वीडियो में चर्चा भी किए थे कि ये बीपीएल क्या होता है। तो ये होता है, एक ऐसी लाइन होती है जो ये डिसाइड करती है कि इससे ऊपर रहने वाले लोग, इस लाइन के ऊपर रहने वाले लोग एपीएल कहलाते हैं, और इस लाइन के नीचे रहने वाले लोग बीपीएल कहलाते हैं। एक ऐसी लाइन है, ये ऐसी एक बाउंड्री है जो ये डिसाइड करती है। ये चूंकि जो लाइन है, इस लाइन का नाम गरीबी रेखा है। क्या इस लाइन का नाम गरीबी रेखा है। बीपीएल का फुल फॉर्म अगर आपसे कोई पूछ दे या फिर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए तो बिलो पॉवर्टी लाइन होता है, बिलो पॉवर्टी लाइन होता है। वहीं अगर आपसे कोई एपीएल का फुल फॉर्म पूछ दे तो एबव पॉवर्टी लाइन होता है। क्या एबव पॉवर्टी लाइन होता है। जो पॉवर्टी लाइन के ऊपर होते हैं वे एपीएल कहलाते हैं, और जो पॉवर्टी लाइन के नीचे होते हैं वो बीपीएल कहलाते हैं। 41.4% का मतलब ये हुआ कि अगर इस बिहार में 100 लोग रहते हैं तो उसमें 41 लोग गरीब हैं। क्या उसमें 41 लोग गरीब हैं। कुछ ज़्यादा ही ये हो गया इसको,
क्लीन कर देते हैं। अगर 100 लोग बिहार में रहते हैं तो लगभग 41 लोग उसमें क्या है, उसमें गरीब है। अच्छा, बिहार में चूंकि 38 जिला है, अगर बिहार में 38 जिला है तो प्रति व्यक्ति आय किस जिले की सबसे अधिक है, तो वो पटना की है। तो प्रश्न ये भी बनता है कि तो बताया जाए कि बिहार में कौन ऐसा जिला है जहाँ की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, तो वह शिवहर है, वह शिवहर है। और जनसंख्या के दृष्टिकोण से, जनसंख्या घनत्व के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा जो जिला है वह शिवहर है, जो सबसे बड़ा जिला है वह शिवहर है। लेकिन प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से देखा जाए तो वो प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से अगर सबसे कम किसी बिहार के जिले की आय है तो वह शिवहर की है, और सबसे ज़्यादा आय वाले बिहार के जिला पटना है। हमें लगता है कि आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि ये आय क्या होते हैं, राज की आय क्या होती है, या फिर राष्ट्रीय आय क्या होती है, आय के स्रोत क्या होते हैं, या फिर आय क्रम में किस राज्य का या फिर किस केंद्र शासित प्रदेश का कौन सा स्थान है, आपके एग्जाम में यह पूछ लिया जाता है। अच्छा, राष्ट्रीय आय को जो निर्धारित करती है, जो संस्था निर्धारित करती है, वह केंद्रीय सांख्यिकी संगठन होता है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसको शॉर्ट में हम CSO बोलते हैं, CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन।